नमस्कार, मैं उमाकांत बोहरे फ्रॉम एक्सीलेंस आईएएस कोचिंग जवाहर चौक भोपाल। प्रिय विद्यार्थियों, आप औरों की ओर से लंबे समय से डिमांड की जा रही थी कि आप हिंदी की कक्षा भी अपने चैनल पर शुरू करें। तो आज मैं हिंदी की कक्षा का शुभारंभ करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, पीएससी सहित व्यापम के कई एग्जामों में पूछी जाती है और ये आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो यूँ तो हम बचपन से व्याकरण पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इसके विधिवत तरीके से समझने की आवश्यकता है और इसलिए हम हिंदी की जो कक्षाएं हैं वो हम आपको नियमित रूप से चैप्टर बाय चैप्टर देने जा रहे हैं। हिंदी की जो पहली कक्षा है वो है आपकी ध्वनि। ध्वनि के अंतर्गत हम वर्णमाला, स्वर और व्यंजनों का अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि ध्वनि ही भाषा का वह सूक्ष्मतम रूप है जिससे भाषा रूपी वृक्ष बनता है। चलिए तो अपन शुरुआत करते हैं आज के पहले चैप्टर ध्वनि से। ध्वनि ध्वनि वास्तव में वह मूल क्रिया है जो मनुष्य ने अपने आदि मानव के समय पे, जब वह जंगलों में रहा करता होगा, तब उसके गले से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकली होंगी। ध्वनियों से शब्द बने होंगे, शब्द से वाक्य बने होंगे और वाक्य से फिर भाषा का विकास हुआ होगा। निश्चित रूप से पहले जो भाषा का विकास हुआ वह लिखा जाने योग्य नहीं रहा होगा, क्योंकि उसको लिखे जाने के लिए आवश्यकता थी वर्णों की। तो ध्वनि से ही फिर वर्ण बने और वर्णों से वर्णमाला बनी। चलिए तो देखते हैं कि देखिए, ध्वनि भाषा का सूक्ष्मतम अलिखित रूप है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं बीच बीच में आपको ऐसे क्वेश्चंस बताता जाऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें मैं थोड़ा सा जोर दे करके बोलूंगा, तो आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा और आप चाहें तो उसे लिपिबद्ध भी कर सकते हैं। तो ध्वनि भाषा का सबसे छोटा अलिखित रूप है, अलिखित, जबकि भाषा का सबसे छोटा लिखित रूप जो है वो है वर्ण। और वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि का संकेत अक्षर ही वर्ण कहलाता है। ध्वनि का संकेत अक्षर वर्ण कहलाता है। जैसे आपने ध्वनि निकाली क, तो हमने का एक चिन्ह बना दिया, ये का बन गया का। अब इसको हमने का चिन्ह बनाया, अब कोई अन्य व्यक्ति भी इसे का कहकर ही पढ़ेगा। तो इस तरह से हमारे गले से या मुख से जितने प्रकार की ध्वनियां निकलती थीं उतने ही प्रकार के चिन्ह बना दिए, तो इस तरह से वर्णमाला का विकास हो गया। तो हम आपको ध्वनि की ओर ले जा रहे हैं। ध्वनि से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्यान दीजिएगा, वर्ण वह है भाषा का सूक्ष्मतम रूप है जिसका कोई खंडन नहीं हो सकता। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और ये वर्णमाला दो वर्गों में बांटी गई है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब सवाल उठता है कि ये जो वर्णमाला जो दो भागों में बांटी गई है, स्वर और व्यंजन में, ये स्वर और व्यंजन में बांटे जाने का कारण क्या है? क्यों इन्हें दो भागों में बांटा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, स्वर और व्यंजन की प्रकृति अलग अलग है, जिस आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। तो हम बात करते हैं स्वरों की। स्वर, तो हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या है 11। और स्वर होते क्या है, पहले आप वो भी समझ लीजिए। स्वर वर्णमाला के वे अक्षर हैं जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के हमारे मुख से, हमारे गले से देर तक उच्चारित किए जा सकते हैं। स्वर ही
वर्णमाला और भाषा का आधार होते हैं। स्वर, जो मनुष्य ने प्राकृतिक रूप से सबसे पहली ध्वनियां निकाली वह है स्वर। जैसे अगर यदि आप किसी व्यक्ति को घूंसा मारे तो उसके गले से निकलेगा आ। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरता है तो आवाज आएगी ई ऊ। अब आप ये सोच नहीं सकते, अगर कोई व्यक्ति ये सोच समझ के कि अब घूंसा मारिए मैं का निकालूंगा, तो ये असंभव है। प्राकृतिक रूप से ध्वनियां जो निकलती हैं वही स्वर कहलाते हैं। स्वर 11 हैं और इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिएगा, एक होते हैं आपके मूल स्वर। मूल स्वर या इन्हें कहते हैं प्राथमिक स्वर, या इन्हें ही कहते हैं एकमात्रिक स्वर। एकमात्रिक स्वर, इनकी संख्या है 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषिका। ये मूल स्वर है, प्राथमिक स्वर है, एकमात्रिक स्वर है। और इसके बाद जो है द्वितीय श्रेणी के आते हैं जिन्हें हम द्वितीयक स्वर कहते हैं। द्वितीयक स्वर, द्वितीयक स्वर, यहाँ इन्हें ह्रस्व स्वर, ऊपर वालों को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है या लघु स्वर भी कहा जाता है। लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, प्राथमिक स्वर, एकमात्रिक स्वर, ये सभी नाम अ, ई, उ और ऋ के हैं। वहीं द्वितीयक स्वर जिन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर, इनकी संख्या है 3। ये कैसे बने 3, आइए हम देखते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो देखा आपने कि ये बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये द्विमात्रक और दीर्घ स्वर हो गए। चलिए हम आपको तीसरे स्तर पर ले चल रहे हैं। तीसरे क्रम, उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। तीसरी श्रेणी के जो स्वर हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। देखिएगा, संयुक्त स्वर, ऊपर लिख देता हूं, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वरों को की संख्या 4 है। इन्हें संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 अलग अलग स्वरों को मिला के बनते हैं। जैसे आ प्लस ई मिला के बन गया ए, आ में ए मिलाया तो बन गया आई, आ प्लस ऊ बन गया ओ, और आ प्लस ओ मिला के बन गया औ। आप यहां पर आई का उच्चारण करें, ऊ का उच्चारण करें। जैसे आपने बोला आई ऐनक का, तो आ और ई की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। उसी तरह से आ औ बोलने पर आ और ऊ की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। इस तरह से हमने देखा कि ये जो चारों स्वर हैं ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। इसके अलावा इन्हें 2 नाम और दिए गए हैं। इन्हें विकृत अथवा संध्य अक्षर भी कहा जाता है। इन्हें विकृत अथवा संध्य अक्षर भी कहा जाता है, संध्याक्षर। तो ये 2 नाम भी आप याद रखना कि एग्जाम में पूछे कि विकृत स्वर कितने हैं या पूछा संध्याक्षर कितने हैं, तो आपको बताना है ये 4 संध्याक्षर या विकृत अक्षर हैं। तो इस तरह से ये पूरे 11 स्वर होते हैं। एक अहम बात कि स्वरों के चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। स्वर और मात्रा में क्या संबंध है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, व्यंजनों जो अलग अलग ध्वनियों के बोले जाते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से उच्चारित करने के लिए हम स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम मात्राएं कहते हैं। एक और परिभाषा है। परिभाषा एक है कि मात्रा वह है जो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय है। मतलब कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। मात्राएं
तीन प्रकार की होती हैं। मात्राएं तीन प्रकार की हैं, तो मैं आपको मात्राओं से भी परिचित कराता हूं। यद्यपि जो हिंदी कम लिखते हैं और या लिखते भी आ रहे हैं, मात्रात्मक संबंधी बहुत सी गलतियां करते हैं, तो आप मात्राओं को भी भली भांति सीख लीजिए। देखिए, एक होती हैं आपकी लघु मात्राएं। लघु मात्राएं इन्हीं स्वरों की होंगी, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। और ये होती है आपकी छोटी ई की मात्रा, ये होती है छोटा ऊ की मात्रा, ये होती है रेर की मात्रा, रेर की मात्रा। उसी तरह से दीर्घ स्वरों की मात्रा हम देख लेते हैं। ये होती है बड़े आ की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये बड़ा ऊ की मात्रा। देखते जाइएगा आप। और ये ए की मात्रा, ये आई की मात्रा दो हो गई, और ये ओ की मात्रा हो गई, और ये औ की मात्रा हो गई। इस तरह से हमें ये चार मात्राएं प्राप्त होती हैं। ये मात्राएं हैं लघु मात्राएं। इन दोनों को, जो कि आपकी दीर्घ स्वर हैं और आपके संयुक्त स्वर हैं, इन्हें हम दीर्घ मात्राएं कहते हैं। यहां पर मैं आपको एक और तरफ ले चलता हूं कि तीसरी, मैंने आपको बताया था तीन प्रकार की मात्राएं हैं, तो एक लघु, दूसरी दीर्घ मात्राएं, तीसरा होता है प्लुत। प्लुत, प्लुत क्या होता है? प्लुत वास्तव में एक त्रिमात्रिक स्वर है। प्लुत मतलब त्रिमात्रा, तीन मात्राएं। प्लुत का इस्तेमाल हिंदी में यद्यपि कम होता है, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इसका चिन्ह होता है हिंदी का 3। जब हम, इसका एक उदाहरण है ओम। ओम, तो ओम ऐसा करके, ऐसे करके, ऐसे लिखा जाता है ओम। इसका अर्थ है कि आ की तुलना में हम जब ओम का उच्चारण करेंगे तो ये तिगुना समय लेगा, तो इसे हम प्लुत कहेंगे। इसकी 3 मात्राएं गिनी जाएंगी, तो प्लुत त्रिमात्रिक स्वर होता है। चलिए, तो आपने अभी स्वर देखे। स्वरों के अलावा जब आप वर्णमाला का अध्ययन करते हैं तो इसमें अम, आहा जैसी चीजें भी आती हैं। आपको मैं उनसे भी परिचित कराता हूं। तो देखिए, उन्हें नाम दिया गया है। एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक क्या है? अनुनासिक होता है चंद्रबिंदी। अनुनासिक, चंद्रबिंदी अर्थात नाक और गले दोनों से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को अनुनासिक कहा जाता है। नाक और गला दोनों से उच्चारित होने वाली ध्वनि को अनुनासिक कहा जाता है। और ये चंद्रबिंदी का प्रयोग आपने देखा होगा कि अधिकांशतः दीर्घ अक्षर, मतलब जहां आ की मात्रा होती है उसके ऊपर चंद्रबिंदी अधिकांशतः देखने को मिलती है। और इसका उच्चारण आप करके देखें, गांव, दांत, चांद, इस तरह से आप महसूस कर सकते हैं कि गला प्लस नाक दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसे अनुनासिक कहेंगे। दूसरा आता है आपका अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार अर्थात केवल बिंदी। अनुस्वार वह ध्वनि है जिसका उच्चारण केवल नाक से होता है। नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। यदि आप अनुस्वार युक्त कोई वर्ण है तो नाक बंद करके आप उसका उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे बंदर बोल के देखिए आप नाक बंद करके, तो आप उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो अनुस्वार जो नाक से ध्वनि निकले। वर्ण भी हो सकते हैं, जैसे ना है, मां है, डा है, इया है, णा है, ये सब नाक से निकलने वाली ध्वनियां हैं, अनुस्वार श्रेणी की ध्वनियां हैं। तो अनुस्वार आप समझे कि नाक से निकलने वाली ध्वनि अनुस्वार कहलाती है। इसके अलावा में तीसरा होता है आपका विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग में आपको ये 2 बिंदियां रखी हुई दिखाई देती हैं। अधिकांशतः इसका प्रयोग भी आपके संस्कृत में होता है। संस्कृत में आप श्लोकों में इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। ये जो विसर्ग है इसका उच्चारण हा की तरह होता है। हा की तरह इसका प्रयोग होता है। और शब्द के बीच में भी हो जाता है, शब्द के अंत में भी होता है। जैसे आपने कहा अतः, अतः, तो इस तरह से हा की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक,
निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक क्या है? तो ऐसी ध्वनियां, पूरी वर्णमाला की ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में नाक का बिल्कुल प्रयोग ना हो, वो सारी ध्वनियां निर्नुनासिक कहलाती हैं। जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि ऑप्शन में 4-4 वर्ण दिए हो कि इनमें से निर्नुनासिक वर्ण समूह कौन सा है, तो आप वहां नाक बंद करके उनका उच्चारण करके देख लेना। यदि आप उच्चारण कर पा रहे हैं बिना किसी बाधा के, नाक बंद करके भी, तो वो सारे निर्नुनासिक हैं। का, खा, गा ऐसे करके आप उसका उच्चारण करके देख सकते हैं। तो 4 श्रेणियां मैंने अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और निर्नुनासिक बताई। अब मैं इन 4 में से 2 पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक है आपका अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, ये अनुस्वार और विसर्ग वास्तव में स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है। स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है। वैसे तो व्यंजन के बाद स्वर आता है, लेकिन यहां पर ये स्वर के बाद आने वाले व्यंजन की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो व्याकरण के आचार्यों ने अनुस्वार और विसर्ग को ना तो स्वरों के अंतर्गत रखा है और ना व्यंजन के अंतर्गत, और तो इन्हें एक अलग श्रेणी में बनाई है। ये अलग श्रेणी क्या है? इसको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, ध्यान दीजिएगा। अयोगवाह की परिभाषा पूछी जाए तो आपको इन दोनों का नाम लेते हुए बताना है। दूसरा, अयोगवाह पे अगर प्रश्न पूछा जाता है, वैकल्पिक प्रश्न, तो भी आप इन दोनों का ही आपको चिन्हित करना है। तो अयोगवाह क्या होता है? तो अधन योग धन वाह से अयोगवाह बना है। अर्थात ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनका शब्द में योग नहीं होता, फिर भी वे शब्द के साथ में उच्चारित होती हैं, अतः उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अधन योग, जैसे हम आपको एक एग्जांपल देके बता रहे हैं, लिखा हुआ है बंदर। बंदर, तो बंदर, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस शब्द को हम तोड़ते हैं। तोड़ने की कला पर हम अभी आपसे बाद में बात करेंगे। तो बा हलंत धन आ, धन आधा ना, धन दा, धन आ, धन रा। तो ये बंदर हमने शब्द को तोड़ा। ये व्यंजन में लगे हमने स्वर अलग निकाल के रख दिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्वर के बाद आने वाली ध्वनि है आधा ना। और बंदर आप देखें तो ये जो ध्वनि है ये अलग से ब द रा के ऊपर अलग से लिखी है, इसका योग नहीं हुआ है। फिर भी जब हम बंदर का उच्चारण कर रहे हैं तो ये जो अनुस्वार है इसकी ध्वनि इसके साथ में प्रवाहित है और इसके साथ हम उसको बोल रहे हैं। तो ये अयोगवाह कहलाएगा। इसी तरह हम अतः कह लें तो अतः में भी ये अलग से लिखा गया है, और जब हम बोलते हैं तो ता के साथ हा लग जाता है। ये इसके साथ नहीं है, फिर भी हम इसका उच्चारण उसके साथ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने आपको ये 4 और स्वरों के अंतर्गत 4 और वर्ण हमने आपको बताए। यहाँ पर मैं आपको हलंत के बारे में भी बता रहा हूँ। हलंत, हल रेखा क्या होती है? हल। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो स्वरों के चिन्ह मात्राएं होती हैं, स्वरों को जब व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाए तो वह मात्राओं के रूप में चला जाता है। एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि मात्राएं केवल स्वर की होती हैं, व्यंजनों की नहीं। कभी भी एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा, स्वर की मात्रा स्वर पर कभी नहीं लगती। जैसे यदि आप देखें तो कभी आपने ऐसा देखा क्या कि आ पे बड़ी की मात्रा लगी हो, या फिर ई पे छोटा ऊ की मात्रा लगी हो? ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो मात्राएं हमेशा किसके साथ लगती हैं? व्यंजनों के साथ। और व्यंजनों के साथ लगती हैं तो व्यंजनों के सहयोग से हम इन्हें बोल पाते हैं। तो मैं आपको, ये आपने देख लिया हो, इसको मैं मिटा रहा हूं और मैं आपको हलंत बता रहा हूं। तो जैसे आपने बोला का, तो का जब आप बोलते हैं तो इसके पीछे आपको आ की ध्वनि सुनाई देती है। आप स्वरों का देर तक उच्चारण कर सकते हैं, जैसे आपने बोला आ, लेकिन आप का उच्चारण देर तक नहीं कर सकते। क्यों? जैसे आपने बोला का, तो का के पीछे हमें आ की ही ध्वनि सुनाई दे रही है। इस तरह प्रत्येक व्यंजन में हमें आ, जो कि एक छोटा स्वर है,
ये हमेशा उसमें लगा रहेगा। का खा गा घा ड़ा चा छा जा झा या ट ठ ड ढ ड़ा त थ द द न आ की ध्वनि सभी जगह लगी हुई है। तो अब तो हम व्यंजन, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण असंभव। तो हम बोलने में तो इसे स्वर विहीन नहीं कर सकते, लेकिन लिखने में हम इसे अलग कर सकते हैं। जैसे क लिखा हुआ है और विशुद्ध हमें अगर व्यंजन लिखना है तो का में से हम आ को अलग कर सकते हैं। का में से आ अलग किया। जब हम किसी व्यंजन में से किसी भी स्वर को, आवश्यक नहीं केवल आ, अगर की होता तो की में हम बड़ी ई निकालते, बड़ी ई निकाल देते। तो जब भी हम किसी व्यंजन में किसी स्वर को निकालते हैं तो उसके नीचे एक हम हलंत लगा देते हैं, एक हलंत का प्रयोग कर देते हैं। हलंत का प्रयोग करने से क्या होता है कि यह माना जाता है कि यह एक स्वर रहित व्यंजन है, यह स्वर के बिना लिखा गया व्यंजन है, स्वर के बिना लिखा गया व्यंजन है। तो जब ये वापिस इसमें जुड़ जाएगा तो यह हलंत हट जाएगा। इसका बड़ा उपयोग होने वाला है संधि में। जब आप संधि पढ़ेंगे तो ये जो हलंत है ये काफी उपयोगी होती है, इसलिए आप इसको ध्यान पूर्वक देख लें। तो क में से आ निकाला तो का, जैसे मैं आपको एक उपयोग करके बता रहा हूं हलंत का। जैसे लिखा हुआ है कोमल, कोमल। अब हम इस शब्द को तोड़ते हैं तो इसमें लगे, कोमल में लगे हुए जो स्वर हैं हम उन्हें अलग अलग कर देते हैं। जैसे का धन ओ, धन मा, धन आ, धन ला, धन आ। ये देखिए, तो हमने ये देखिए आप कि कोमल को हमने इस तरह से अलग अलग कर लिया। का सबके नीचे हमने क्या लगा दी, हलंत लगा दी। तो ये शब्द को तोड़ना कहलाता है। ये शब्द को तोड़ना जो है आपके लिए संधि जब आप करेंगे तो उसमें काफी उपयोगी साबित होने वाला है। तो इस तरह आपने देखिए पूरे स्वरों का अध्ययन कर लिया है। अब स्वरों के बाद में अब बारी आती है आपकी वर्णमाला के दूसरे चरण अर्थात व्यंजन की। तो व्यंजन के लिए हम आपको पार्ट 2 जो है, आपको इसके बाद वाले वीडियो में टू बी कंटिन्यूअस, इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम आप तक व्यंजनों की जानकारी पहुंचाएंगे। तो आप इसका अच्छे से अध्ययन करें और इसके बाद पार्ट 2 देख करके इस पूरे चैप्टर को आप अपना कंप्लीट कर दें। चलिए तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर, अगली क्लास में, अगले वीडियो के साथ में। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।